नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला 6 को लेकर के। और इस प्रश्न श्रृंखला में हम बात करेंगे जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है उसके तहत जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसको लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। और इस प्रश्न श्रृंखला में 10 प्रश्नों को शामिल किया है और इन 10 प्रश्नों के माध्यम से पूरा का पूरा जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो भी प्रश्नों में जो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों का हमारे साथ उत्तर करने की कोशिश करें और अंत में जाकर के लिखें कि कमेंट बॉक्स में आपने कितने प्रश्नों का यहाँ पर सही उत्तर किया है। साथ ही साथ यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी वो सारी की सारी यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगी। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो अपने साथियों से साझा करना न भूलें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हों, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो उसको लेकर के भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो, और जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है भारत के प्राकृतिक विभाजन के अंतर्गत पहला जो प्रदेश है उसको लेकर के। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। प्रश्न आप देखिए, पूछा जा रहा है वलय और तीव्रता के आधार पर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन ए 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 6 भागों में, ऑप्शन डी 5 भागों में। तो आपको सही उत्तर इसमें से बताना है कि वलय और तीव्रता के आधार पर हिमालय पर्वत श्रृंखला को आप कितने भागों में बांट सकते हैं। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 4 भागों में यहाँ पर हम बांट सकते हैं हिमालय को, पर्वत को, वलय और उसकी तीव्रता के आधार पर। अगर 4 भागों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आएगा वह आएगा आपका ट्रांस हिमालय, जिसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तिब्बत के क्षेत्र में इसका ज़्यादा विस्तार है तो इसको तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो है कि बृहद हिमालय का क्षेत्र आता है। ठीक है, बृहद हिमालय का क्षेत्र आता है। तीसरा लघु हिमालय, ठीक है, तीसरा लघु हिमालय या इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। और चौथा जो भाग आता है वो आता है आपका बाह्य हिमालय। ठीक है, बाह्य हिमालय या इसको हम कह सकते हैं शिवालिक प्रदेश जो होता है वह है। ठीक है, तो 4 कौन कौन से भाग हैं हिमालय पर्वत के? ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, बृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो यहाँ पर 3 ऑप्शन कथन दिए गए हैं उसके आधार पर भारत को 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं, उच्चावच, जलवायु और विवर्तनी के आधार पर, जिसमें पर्वत पठार और मैदान क्षेत्र आता है। ठीक है, पर्वत पठार मैदान 6 भागों में जो है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर, या फिर जो है कि जो 3 भाग हैं उनके जो है कि उप भागों में इसको बांट सकते हैं, जिसमें कि हमने आपको बताया था मुख्य रूप से जो यहाँ पर प्रदेश थे तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक तो आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र आएगा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, प्रश्न श्रृंखला जिसकी हल कर रहे हैं। सिंधु और गंगा का मैदानी क्षेत्र आएगा, थार का यहाँ पर मरुस्थल आता है, फिर जो है कि मध्य की उच्च भूमि आती है और दक्कन का पठार वहाँ पर आता है, तटीय मैदान क्षेत्र उसके बाद आता है। ठीक है, तटीय मैदान, और फिर उसके बाद आता है सागर द्वीपीय क्षेत्र, जो आपके द्वीप क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप जो अन्य द्वीप हैं वह यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर 4 भागों में भारत के प्राकृतिक प्रदेश को बांटा जाता था। हमने आपको बताया था कि उत्तर का पर्वतीय मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, मैदान की बात नहीं हो रही है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र अलग है और उत्तर का विशाल मैदान अलग है, या विशाल मैदान आप कह सकते हैं दूसरा भाग, और तीसरा प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र, और चौथा जो है वो आपका तट और द्वीप आ जाते हैं। ठीक है, तट और द्वीप, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदान और पर्वत, इन उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई है। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा जा रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय रूप से किस पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। प्रश्न दोबारा से ध्यान से पढ़िए। हिमालय पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय रूप से किस पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। ऑप्शन ए वलित पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन बी नवीन एवं मोड़दार पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी ब्लॉक पर्वत। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सी भूगर्भीय संरचना के आधार पर हिमालय पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है, किस तरह का पर्वत हिमालय पर्वत है, यह आपको सही उत्तर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
ए और बी दोनों तरह के पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। वलित और मोड़दार एक ही बात होती है, ठीक है। नवीन वलित पर्वत है या नवीन मोड़दार पर्वत कहें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, भले ही हम नवीन वलित पर्वत कह लें या नवीन मोड़दार पर्वत कह लें, एक ही बात है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है जो, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण इससे पहले हम आपको बता चुके थे कि जो 33 सागर था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य, तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराती हैं तो इन दोनों प्लेटों के टकराने के चलते जो 33 सागर था वह ऊपर उठ जाता है और जिससे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जो कि लगभग 2400 किलोमीटर में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। 2400 किलोमीटर में विस्तार यहाँ पर देखने को हमें मिलता है इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है वो आपके जो 33 सागर है, ठीक है, 33 सागर से हुआ है। और ये 33 सागर जो भाग है वह यूरेशियन प्लेट का भाग है, ठीक है, यूरेशियन प्लेट का भाग है, ना कि इंडियन प्लेट का। हिमालय पर्वत का निर्माण हमेशा आपको ध्यान देना है यूरेशियन प्लेट के द्वारा हुआ है, ना कि इंडियन प्लेट के द्वारा। हालांकि इंडियन प्लेट टकराई है, इंडियन प्लेट नीचे धंस गई थी, जिसके कारण भारत के क्षेत्र में उत्तर का विशाल मैदान यहाँ पर बनता है, ठीक है। और हिमालय पर्वत का निर्माण होता है 33 सागर के यूरेशियन प्लेट से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जहाँ पर जो अन्य जो पर्वतों के बारे में चर्चा होगी, तो जब हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे वहाँ पर सारी चीज़ें बात करेंगे, ज्वालामुखी पर्वतों के प्रकार। हालांकि अभी आगे भारत के संदर्भ में भी पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन विस्तार से अगले वीडियो के अंकों में यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल पर्वतीय प्रदेश हमने देखने हैं, तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें वो यहाँ पर शामिल कर रही है हमने। तीसरा प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार किन दो नदियों के मध्य है? हिमालय पर्वत श्रृंखला का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार किन दो नदियों के मध्य है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र सिंध, ऑप्शन बी तीस्ता सिंध, ऑप्शन सी तामूर सतलुज, ऑप्शन डी तीस्ता और सतलुज। तो सही उत्तर आपको बताना है कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका जो है कि पूर्वी और पश्चिमी विस्तार किन दो नदियों के मध्य है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के मध्य में है। पूर्व क्षेत्र में जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी है और पश्चिम में जो है वो सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक, यानी पश्चिम से पूर्व की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सिंधु नदी आएगी और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आएगी। तो इसके मध्य जो क्षेत्र होगा वो हिमालय का क्षेत्र होगा। और पूरब से पश्चिम की अगर बात करेंगे तो पूरब में यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र क्षेत्र आएगा, पश्चिम में सिंधु नदी क्षेत्र आएगा, उसके मध्य जो क्षेत्र होगा वो आपका हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं कहलाएंगी। और जो कि लगभग हम बता चुके हैं 2400 किलोमीटर में इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। इससे पिछले वीडियो में शायद एक जगह हमसे त्रुटि हुई थी, जहां पर हमने 1600 किलोमीटर के आसपास कहा था हिमालय का विस्तार। 1600 किलोमीटर के आसपास हिमालय का विस्तार नहीं है, वह पश्चिमी घाट का विस्तार है। अगले वीडियो के अंकों में चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में भी। पश्चिमी घाट का जो विस्तार है ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कश्मीर के कन्याकुमारी अंतरीप तक इसका विस्तार को मिलता है, जो कि 1600 किलोमीटर में है आपका पश्चिमी घाट का। और हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो 2400 किलोमीटर में यहाँ पर विस्तार देखने को हमें मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणी से हुई है, ठीक है। समानांतर जो वलय श्रेणी है, यानी कि एक जैसी वलय पर्वत, एक जैसी श्रेणियों से, एक जैसी प्राकृतिक घटनाओं से हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्राचीनतम श्रेणी है? तो आपको बताना है कि जो नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो सबसे प्राचीन है और जिनका निर्माण जो है कि समान वलय श्रेणियों से हुआ है। हालांकि हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण ऑप्शन ए है निम्न हिमालय, ऑप्शन बी है बृहद हिमालय, ऑप्शन सी है धौलाधार श्रेणी, ऑप्शन डी है काराकोरम श्रेणी। जितने भी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं हर जगह से प्रश्न बने हैं और कहीं न कहीं प्रश्न ये पूछे गए हैं, भले ही वो एक उच्च स्तर की परीक्षा हो या एक निम्न स्तर की परीक्षा हो। परीक्षा हमेशा उच्च या निम्न स्तर में हम इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते। जो भी परीक्षा होती है अपने आप में जो है कि बड़ी परीक्षा होती है, तो प्रत्येक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही होगा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला जो है, जिसको कहते हैं हम ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, ट्रांस हिमालय या इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, ठीक है।
तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो सबसे प्राचीन हुआ है, सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जो है कि बृहद हिमालय का निर्माण होता है जिसको हम महान हिमालय कहते हैं। फिर उसके बाद जो है कि मध्य हिमालय या निम्न हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है चौथी स्टेज में आकर के, ठीक है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। तो ट्रांस हिमालय यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसकी काराकोरम श्रेणी हो जाएगा क्योंकि इसका निर्माण पहले हुआ है। और अगर ये काराकोरम नहीं होता तो उसके आधार पर फिर यहाँ पर बृहद हिमालय सही उत्तर होता, क्योंकि बृहद हिमालय का निर्माण दूसरे नंबर पर हुआ है। और बृहद हिमालय का जो निर्माण है वह जो है कि ओलिगोसिन युग में हुआ, ठीक है। ओलिगोसिन युग में लगभग जो है कि आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख वर्ष, तो 10 लाख वर्ष 1 मिलियन में होते हैं, तो 25 मिलियन वर्ष यानी कि 250 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर हुआ था, ठीक है। 250 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 400 लाख वर्ष पूर्व के मध्य इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है। आपके हिमालय जो बृहद हिमालय क्षेत्र है जिसका निर्माण हुआ था ओलिगोसिन युग में। और ओलिगोसिन युग पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, युगों का कैटेगराइज वहाँ पर किया हुआ था। जो हमने बताया था कि ओलिगोसिन जो युग था वह था सेनोजोइक युग का भाग, ठीक है, सेनोजोइक, ठीक है, किसका भाग है ये? सेनोजोइक युग का भाग है ओलिगोसिन युग, ठीक है, ओलिगोसिन या ओलिगोसिन युग, ठीक है, ध्यान देना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पूछा जा रहा है हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? हिमालय पर्वत का पदीय प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी शिवालिक हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन डी नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। हिमालय का पदीय प्रदेश कौन सा है ये आपको बताना है कि ट्रांस हिमालय है या शिवालिक पर्वत हिमालय है या जो है कि विंध्य पर्वत श्रृंखला है या नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह होगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही होगा। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो आपके ट्रांस हिमालय का भाग है। और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है, विंध्य पर्वत श्रृंखला तो आपका जो है कि प्री कैम्ब्रियन युग के दौरान सबसे प्राचीन ये पर्वत श्रृंखलाओं में आती है, ठीक है। इसको घर्षित पर्वत श्रृंखला या अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है विंध्य पर्वत श्रृंखला को। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है कि पश्चिमी घाट के क्षेत्र में है, तो ये यहाँ पर नहीं आती है, हिमालय का भाग नहीं है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। तो ट्रांस हिमालय और शिवालिक में से आपको बताना था, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है वो पदीय प्रदेश है, यानी कि सबसे निचला वाला भाग है। अगर मानचित्र में अगर हम इन चीज़ों को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखेंगे मानचित्र में आप, जो यहाँ पर हिमालय की श्रेणियाँ यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले काराकोरम पर्वत श्रृंखला आती है, फिर लद्दाख पर्वत श्रृंखला आती है, ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं कि जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है, फिर पीर पंजाल आती है, फिर शिवालिक श्रेणी आती है, ठीक है। और जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है यही महान हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रृंखला किस में आती है? महान हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आती है जास्कर पर्वत श्रृंखला। जास्कर से ऊपर जो है कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला आती है, लद्दाख से ऊपर आती है आपकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला। काराकोरम पर्वत श्रृंखला पामीर की गांठ जो है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। पामीर की गांठ से काराकोरम पर्वत श्रृंखला यहाँ पर शुरू होती है, जो कि तिब्बत की तरफ विस्तार होती है, पूरब की तरफ आती है, ठीक है। तो पामीर की गांठ से लेकर के तिब्बत की तरफ विस्तार है काराकोरम का। फिर उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी आप देखते हैं, जास्कर पर्वत श्रेणी उसके बाद आती है, जिसमें महान हिमालय जिसको कहा जाता है महान हिमालय का भाग है। पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वह जो है कि मध्य हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय या जिसको लघु हिमालय हम कहते हैं, ठीक है, लघु हिमालय का भाग है जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। लघु हिमालय के बाद आता है आपका शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। शिवालिक श्रेणी सबसे लास्ट अंत का भाग है, पाद यानी कि जो सबसे निचला भाग है वह यहाँ पर शिवालिक श्रेणी है। सबसे बाद में इसका निर्माण हमें देखने को मिलता है शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का, ठीक है। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला से नीचे को हम उतरते हैं तो भाबर का क्षेत्र यहाँ पर आता है, भाबर का। भाबर से नीचे आते हैं तो तराई क्षेत्र आता है, ठीक है, तराई। और तराई से नीचे आएंगे तो हम आएगा मैदान क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। चलिए, भाबर जो है कि आपका पदीय प्रदेश है, यानी कि गिरिपाद वाला, यानी कि शिवालिक की जड़ में स्थित है। और शिवालिक की जड़ से थोड़ा सा नीचे की तरफ और आप आएंगे, उस भाबर से नीचे को आएंगे तो तराई क्षेत्र यहाँ पर आएगा। तराई से नीचे आप जाएंगे तो फिर आपका आ जाएगा कौन सा? मैदान क्षेत्र आएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें और जान लेते हैं इन हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जो हिमालय पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनका उत्थान जो है कि टर्सियरी, ठीक है, टर्सियरी, ठीक है, टर्सियरी काल में हुआ था।
टर्शियरी युग के दौरान जो है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का क्या होता है, निर्माण यहाँ पर होता है टर्शियरी काल में। और जो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जो जास्कर वाली पर्वत श्रृंखला का जो क्षेत्र है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो समय है वह उसका निर्माण ये सबसे प्राचीनतम श्रेणी मानी जाती है। और इसका निर्माण जो है कि ओलिगोसीन युग में हुआ था। अभी हमने बताया था आपको ठीक है, ओलिगोसीन, ठीक है, ओलिगोसीन युग में हुआ था, और जो कि सेनोजोइक काल का भाग है। ठीक है, सेनोजोइक युग का भाग रहा है। और टर्शियरी काल में, यानी कि जो टर्शियरी काल है वो मैसोजोइक का भाग है। ठीक है, मैसोजोइक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान देखना। ठीक है, मैसोजोइक माफ कीजिएगा, मैसोजोइक के दौरान हुआ था पूरे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण, जिसमें काराकोरम लद्दाख वाला क्षेत्र भी आ जाता है। ठीक है, काराकोरम लद्दाख पर्वत श्रृंखला का निर्माण कब होता है, मैसोजोइक काल में, जिसको जो है कि टर्शियरी काल कह सकते हैं, या इसको ट्रीएसिक काल भी कहते हैं। ठीक है, ट्रीएसिक, क्या कहते हैं इसको, ट्रीएसिक। ठीक है, ट्रीएसिक या टर्शियरी काल में हुआ था, जो कि आपका मैसोजोइक का युग का जो है कि एक भाग है। ठीक है, मैसोजोइक युग का भाग है। पिछले वीडियो में हमने बताया था सारे युगों को, कहा था कि मुख्य रूप से युगों को 3 भागों में बांटते हैं। इसमें जो है कि सबसे इयोन युग आता है सबसे पहले। ठीक है, इयोन युग सबसे पहले आता है, और उसके बाद हमने आपको बताया था कि महाकल्प युग आता है। ठीक है, महाकल्प आता है, फिर कल्प युग आता है। महाकल्प को भी 5 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हमने आपको बताया था कि अजोइक युग आता है। ठीक है, अजोइक युग आता है। अजोइक युग के बाद जो है कि पैलियोजोइक युग आता है। पैलियोजोइक युग के बाद जो है कि मेसोजोइक युग आता है। उसी में हिमालय पर्वत श्रृंखला का ट्रांस हिमालय काराकोरम क्षेत्र का निर्माण होता है, हिमालय का उत्थान उसी दौरान होता है। फिर सेनोजोइक युग आता है। सेनोजोइक युग के अंतर्गत जो ओलिगोसिन युग है, उसमें जो है कि महान हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का निर्माण होता है। फिर उसके बाद जो है कि नियोजोइक युग आता है, और इस नियोजोइक युग के दौरान नियोजोइक युग के दौरान जो है कि आपका जो लघु हिमालय, जो मध्य हिमालय है, उसका निर्माण होता है। और सेनोजोइक युग के अंतर्गत ही मायोसीन युग आता है। ठीक है, मायोसीन युग आता है। इसमें जो है कि आपका मध्य हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, मायोसीन युग में होता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण। और जो आपका नियोजोइक युग है, नियोजोइक युग के अंतर्गत जो आपका यहाँ पर प्लीस्टोसीन युग आता है। ठीक है, प्लायोसीन युग आता है, जो वो भी सेनोजोइक युग के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो है कि नियोजोइक युग में भी इसका निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का। ठीक है, अभी और अच्छे से इसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप इतना यहाँ पर समझ लीजिए। हम बता रहे थे कि कहाँ पर सेनोजोइक युग के बाद जो है कि नियोजोइक युग आता है, और नियोजोइक युग 2 भागों में बांटा जाता है नियोजोइक युग को भी, जिसमें होलोसीन युग जो होता है वो आप सबसे नवीन युग रहता है। ठीक है, जो कि अभी आप देख सकते हैं कि आज से लगभग इसका जो समय काल मान सकते हैं कि 1 मिलियन वर्ष, या लगभग मान सकते हैं कि 10 लाख वर्ष पहले का समय रहा था लगभग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसकी, बृहद हिमालय की। बृहद हिमालय हमने आपको बताया था, जो कि जास्कर पर्वत श्रृंखला के पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, महान हिमालय का क्षेत्र है। यहाँ से लेकर के ये पूरा विस्तार जो है कि महान हिमालय का अरुणाचल प्रदेश तक ये जाता है। ठीक है, सिंध नदी के क्षेत्र से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक ये पूरा क्षेत्र जाता है महान हिमालय का। और इसका निर्माण हम बता चुके हैं कि ओलियोगोसिन युग में हुआ था, और जो कि सेनोजोइक युग का भाग है। ठीक है, सेनोजोइक युग को हमने पिछले वीडियो में बताया था 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो युग है वो है इयोसीन। ठीक है, इयोसीन युग आता है। इयोसीन के बाद आता है ओलिगोसिन। ठीक है, ओलिगोसिन उसके बाद आता है। फिर आता है मायोसीन। ठीक है, फिर क्या आता है, मायोसीन आता है। ठीक है, मायोसीन आता है। फिर आता है प्लायोसीन आता है। क्या आता है, फिर आता है आपका प्लायोसीन आता है उसके बाद। ठीक है, तो ये 4 भाग हैं, इयोसीन, ओलियोगोसिन, मायोसीन और प्लायोसीन। ठीक है, ये भाग हैं। और ओलियोगोसिन युग के अंतर्गत जो है कि महान हिमालय का निर्माण होता है। और इसके बाद आता है आपका मायोसीन युग आता है। मायोसीन युग में आपका मध्य हिमालय यानी कि लघु हिमालय का निर्माण होता है, आज से लगभग 14 मिलियन वर्ष पूर्व। 14 मिलियन यानी कि 140 लाख वर्ष पूर्व लगभग इसका निर्माण होता है। ठीक है, मध्य हिमालय या लघु हिमालय का किस काल में निर्माण होता है,
मायोसीन युग में होता है, आज से लगभग 140 लाख वर्ष पूर्व या 14 मिलियन वर्ष पूर्व आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद अगला युग आता है प्लायोसीन युग आता है, और प्लायोसीन युग जो था वह आपको ध्यान देना है कि लगभग आज से 5 से लेकर के 2 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि 50 मिलियन वर्ष पूर्व के आसपास इसका समय रहा था, जिसमें शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है 50 मिलियन वर्ष पूर्व के दौरान, और जो कि प्लायोसीन युग का समय था। ठीक है, प्लायोसीन युग के दौरान शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया है। शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण कब होता है? प्लायोसीन में होता है। मध्य हिमालय या लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन में होता है, और ओलियोगोसीन युग में होता है निर्माण महान हिमालय का। काराकोरम ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय का निर्माण कब होता है? जो कि हमने आपको बताया था मेसोजोइक युग के अंतर्गत जो आपका टर्शियरी काल था, उस दौरान हिमालय पर्वत का उत्थान होना शुरू होता है, जिसको ट्रिएसिक युग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्रिएसिक युग भी इसको कहा जाता है, टर्शियरी काल को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इतनी सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, उम्मीद है किसी भी तरह आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी इसको लेकर के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्न हिमालय निम्न में से किसके मध्य स्थित है? ठीक है, निम्न हिमालय निम्न में से किस हिमालय के मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, ऑप्शन बी ट्रांस हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य, ऑप्शन सी शिवालिक हिमालय और बाह्य हिमालय के मध्य, ऑप्शन डी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य। तो सही उत्तर आपको बताना है कि निम्न हिमालय। ठीक है, किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य यहाँ पर स्थित है? निम्न हिमालय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो निम्न हिमालय कौन सा हिमालय होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए इसका सही उत्तर आप यहाँ पर कीजिए। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन यहाँ पर निम्न हिमालय जो है वो यहाँ पर होगा ए वाला ऑप्शन, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो है कि आपका निम्न हिमालय, जिसको लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर आएगा। ठीक उत्तर, सही उत्तर। ठीक है, चलिए अभी हमने आपको मानचित्र पे यहाँ पर दिखाया हुआ था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मानचित्र में जो चीज़ यहाँ पर बताई गई थी आपको यहाँ पर देखेंगे, ये सबसे पहले कौन सा युग आता है यहाँ पर जो है कि आप देखेंगे कि लद्दाख काराकोरम का क्षेत्र आता है, ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय आता है, फिर पीर पंजाब मध्य हिमालय आता है, फिर जो है कि शिवालिक क्षेत्र आता है। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र यहाँ पर ये सही उत्तर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो शिवालिक क्षेत्र और जास्कर जो श्रेणी है महान हिमालय, उसके मध्य यहाँ पर पीर पंजाब जो श्रेणी है वो मध्य हिमालय निम्न हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या है, तो ये यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कि जो शिवालिक है वो सबसे नीचे है, उसके बाद जो है कि मध्य हिमालय आता है, फिर उसके बाद जो है कि महान हिमालय आता है। तो महान हिमालय और शिवालिक के मध्य ही क्या है आपका पीर पंजाब पर्वत श्रृंखला है, जो कि मध्य हिमालय या लघु हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, 7वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर जो होगा, कथन आप पहले देखिए, पूछा जा रहा है हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल में हुआ है, जिसमें महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन युग में हुआ है। ऑप्शन बी है हिमालय पर्वत का विस्तार 2400 किलोमीटर के साथ पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर, जबकि पूर्व में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के मध्य है। अगला जो कथन सी है, आंतरिक हिमालय सबसे अधिक सतत पर्वत श्रृंखला है, जिसमें काराकोरम में कम ऊंचे पर्वत शिखर हैं। ऑप्शन डी है यहाँ पर, ऑप्शन डी है कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला की तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है ये आपको बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है, इस आधार पर बताना है। ठीक है, चलिए सही उत्तर यहाँ पर आप करिए। इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जो कहा गया है कि आंतरिक हिमालय जो है सबसे अधिक सतत पर्वत श्रृंखला है, और जिसमें काराकोरम में सबसे
कम ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल गलत कथन दिया गया है। पहले कथन की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो पहला कथन कहा गया था कि हिमालय पर्वत की सभी श्रेणियों का उत्थान जो है कि आपका टर्शियरी काल में हुआ था, जो कि हम बता चुके हैं, इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टर्शियरी काल या इसको ट्रिएसिक काल भी कहा जाता है, जो कि मेसोजोइक काल का समय रहा था। मेसोजोइक युग का ही एक भाग है, ठीक है। तो मेसोजोइक युग को जो 3 भागों में हम बांटते हैं, जिसमें टर्शियरी काल आता है, जुरासिक काल आता है और क्रिटेशियस या क्रिटेसस युग जो आता है, ठीक है। तो जिसको क्रिटेशियस या जो है कि क्रिटेसस युग भी कहते हैं। तो इन 3 भागों में बांटा जाता है मेसोजोइक को, तो मेसोजोइक का ही भाग है, तो ये बिल्कुल सही है। और महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। महान हिमालय का इससे पहले बताया कि ओलिगोसिन युग में हुआ था, जो कि सेनोजोइक का समय था, ठीक है। सेनोजोइक काल का एक भाग है ओलिगोसिन युग, तो उसी में यहाँ पर हिमालय पर्वत का निर्माण हमें देखने को मिलता है, महान हिमालय का। बी वाला जो कथन यहाँ पर है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार 2400 किलोमीटर के साथ जो है कि पश्चिम में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई कितनी है? 400 यहाँ पर किलोमीटर हमें देखने को मिलती है पश्चिम क्षेत्र में। और इसके अलावा यहाँ पर बात होती है कि जो इसका पूर्व में जो चौड़ाई है उसकी 150 किलोमीटर है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर है। पश्चिम में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार पश्चिम में जो है कि वहाँ पर इसकी जो चौड़ाई यहाँ पर है तो वो आपके 400 किलोमीटर है, और जो है कि पूर्व की तरफ बढ़ते बढ़ते ये केवल 150 किलोमीटर ही रह जाती है, तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। तीसरा जो कथन था कि आंतरिक हिमालय सबसे अधिक सतत पर्वत श्रृंखला है, तो बिल्कुल सही है, सबसे अधिक ये सतत पर्वत श्रृंखला है। सतत पर्वत का कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी श्रेणियां हैं वो लगभग समानांतर फैली हैं, एक दूसरे के समानांतर फैली है, एक के बाद एक पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है, पर्वत के पीछे पर्वत, पर्वत के पीछे पर्वत, इस तरह से, ठीक है। पर्वत के पीछे पर्वत, पर्वत के पीछे पर्वत, तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा? सतत पर्वत श्रृंखला कहलाएंगी। तो इस तरह से हिमालय पर्वत का विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन काराकोरम में जो है कि काराकोरम में कम ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। काराकोरम क्षेत्र में गलत यहाँ पर बात की जा रही है, काराकोरम क्षेत्र में सबसे ऊंचे पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। हालांकि मध्य हिमालय से, महान हिमालय से ऊंचे पर्वत तो नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन है, राकापोसी है, नंगा पर्वत है, ये सारे के सारे काराकोरम लद्दाख के क्षेत्र में यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। लद्दाख और कैलाश पर्वत श्रृंखला हो गई, तो ये सभी जो है कि ऊंचे पर्वत श्रृंखला किसमें है? काराकोरम क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। अगला जो कथन था, चौथा कथन, कंचनजंगा हिमालय पर्वत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो बिल्कुल सही यहाँ पर है। हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है वो है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर है, ठीक है। और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की अगर औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो लगभग जो है कि 6000 मीटर इनकी औसत ऊंचाई देखने को हमें मिलती है, इन हिमालय पर्वत श्रृंखला की, जो आपका महान हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की सब औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6000 मीटर यहाँ पर है, ठीक है। महान हिमालय जिसका निर्माण ओलिगोसिन युग में यहाँ पर हुआ था, जो कि सेनोजोइक काल का भाग था, ठीक है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सारे कथन यहाँ पर जितने दिए गए महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करते हुए चलें, आप चीज़ों को क्रम से रखने की हमारी कोशिश रही है। तो पहला जो कथन है, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय के क्षेत्र में है, ठीक है। धौलागिरी की बात हो रही है, धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय के, मध्य नेपाल के क्षेत्र में स्थित है। बी वाला जो कथन है, महान हिमालय का भाग क्रोड ग्रेनाइट से बना है, जिसमें वलय की प्रकृति जो है वो असममिति है। वलय की प्रकृति जो है वो असममिति है, जिसको अंग्रेजी में एसीमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। एसीमेट्रिक की प्रकृति है, एसीमेट्रिक की आकार की है। सी वाला जो कथन है, मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है, जो आपका महान हिमालय, जो आपका लघु हिमालय या निम्न हिमालय जिसको कह सकते हैं, तो उसकी जो औसत चौड़ाई यहाँ पर है वह आपकी जो है कि 50 किलोमीटर है, और जो इसकी ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच है। डी वाला जो कथन है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला
550 से लेकर के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसकी जो औसत ऊंचाई जो क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलती है, पर्वतों की जो ऊंचाई देखने को मिलती है शिवालिक क्षेत्र में, वह है 900 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है इन चारों में से। इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। पहले कथन की अगर बात करते हैं तो अन्नपूर्णा और धौलागिरी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो मध्य नेपाल के क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है, जो कि महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं ये पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अन्नपूर्णा होगी और धौलागिरी हो गया, ये जो है कि पर्वत श्रृंखला महान हिमालय के अंतर्गत आती है, जो कि मध्य नेपाल के क्षेत्र में इनका विस्तार है। ठीक है, बी वाला जो कथन है महान हिमालय का जो भाग है वह क्रोड ग्रेनाइट से बना है, बिल्कुल सही है। जो महान हिमालय का जो भाग है उसका जो मध्य का जो भाग है वो क्रोड ग्रेनाइट सेलों से बना है, जो कि आपका यूरेशियन प्लेट से महान हिमालय का निर्माण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। पूरा का पूरा हिमालय का निर्माण जो है कि हमें यूरेशियन प्लेट्स के द्वारा देखने को मिलता है। और इसमें जो आपका महान हिमालय है उसका जो प्रकृति है वो वलय की प्रकृति है, और ये असम्मति है। असम्मति यानी कि अंग्रेजी में इसको एसीमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, एसीमेट्रिक टाइप की इसकी प्रकृति है वलय की। ठीक है, और सी वाला जो कथन यहाँ पर है कि मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के बीच है, जिसकी औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही है। जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है उसकी जो औसत ऊंचाई है वहाँ पर जो हिमालय पर्वत जहाँ पर यहाँ की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ठीक है, पर्वत श्रेणियों की जो ऊंचाई देखने को मिलती है वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य इनकी ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। और इस हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है चौड़ाई के रूप में इस तरह से आप देखेंगे तो ये 50 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, चौथा जो कथन था, चौथा कथन कहा गया था कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला 50 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में 900 मीटर से 1200 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। तो इसका यहाँ पर यह कथन बिल्कुल गलत है। जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला का विस्तार हम देखते हैं चौड़ाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार हम केवल जो है कि 10 से लेकर के 50 किलोमीटर में ही देखते हैं। ठीक है, 10 से लेकर के यहाँ पर 50 किलोमीटर के मध्य ही यहाँ पर हम देखते हैं। लेकिन जो इसकी ऊंचाई की बात कही गई, यहाँ पर जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला की जो ऊंचाई यहाँ पर है पर्वतों की, वह यहाँ पर 900 मीटर से लेकर के 1200 मीटर है। तो 900 मीटर से 1200 मीटर तो बिल्कुल सही है, जो पर्वतों की औसत ऊंचाई देखने को मिलती है यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। लेकिन जो इसका विस्तार है वह केवल 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य है, ना कि 50 से 100 किलोमीटर। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको बताते हुए चलते हैं। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर, पीर पंजाल आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये पीर पंजाल जो पर्वत श्रृंखला है वो मध्य हिमालय की यानी कि निम्न हिमालय या जो लघु हिमालय है उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, हिमांचल वाला क्षेत्र जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला। महाभारत जो कि आपके नेपाल क्षेत्र में पाया जाता है, ये वाला क्षेत्र महाभारत पर्वत श्रृंखला यहाँ पर हमें देखने को मिलती है इसी मध्य हिमालय, निम्न हिमालय या लघु हिमालय में। और कश्मीर घाटी, कांगड़ा और कुल्लू क्षेत्र, ये यहाँ पर देख रहे हैं पूरा ये पीर पंजाल का क्षेत्र, यहीं पर कश्मीर घाटी है, कांगड़ा कुल्लू यहीं पर है। तो कांगड़ा कुल्लू जो पर्यटन स्थल हैं, जो घाटियाँ हैं, कश्मीर घाटी हो गया, कांगड़ा घाटी होगी, कुल्लू घाटी, वो सभी के सभी कहाँ पर हैं, इसी जो लघु हिमालय में है। ठीक है, महान हिमालय से निचला जो हिमालय क्षेत्र है, लघु हिमालय, महान हिमालय, ठीक है, इसके महान हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित देखने को मिलता है हमें धौलाधार, महाभारत पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी। ठीक है, दो पर्वत श्रृंखलाएं किसके मध्य है, ये महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में है। ठीक है, जो कि लघु हिमालय का क्षेत्र है, निम्न हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, 9वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, निम्नलिखित कथनों, यहाँ पर कथाओं लिख दिया है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, भाबर क्षेत्र का विस्तार शिवालिक पहाड़ी की तलहटी में 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के मध्य मिलता है। भाबर क्षेत्र का विस्तार हिमालय के जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है उसकी तलहटी पर यानी कि उसके निचले भाग पर 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के मध्य यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। ऑप्शन बी है, शिवालिक क्षेत्र के गिरिपाद पर सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक के क्षेत्र के फैले हुए समतल भाग को भाबर कहा जाता है। ऑप्शन सी है,
दलदली क्षेत्र का विस्तार भाबर के दक्षिण में 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के मध्य मिलता है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। या क्या यहाँ पर सारे के सारे कथन सही हैं या इनमें से कोई एक कथन सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उपरोक्त सभी के सभी कथन यहाँ पर सही हैं। पहले कथन की अगर बात करें तो भाबर क्षेत्र का जो विस्तार है वह शिवालिक पहाड़ी की तलहटी पर यानी कि निचले भाग पर यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि ये अगर शिवालिक पहाड़ी है तो इसके निचले भाग पर यहाँ पर जो है कि आपको भाबर क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी जो विस्तार का जो क्षेत्र है वह 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, 8 से लेकर के 16 किलोमीटर के मध्य इस भाबर क्षेत्र का विस्तार देखने को मिलता है, जो कि शिवालिक के तलहटी पर विस्तृत है। ठीक है, शिवालिक क्षेत्र के गिरिपात पर यानी कि इसी क्षेत्र पर शिवालिक क्षेत्र के गिरिपात पर यानी कि निचले भाग पर सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, ठीक है, सिंधु नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक का जो समतल क्षेत्र है वो भाबर कहलाता है। तो बिल्कुल सही है, भाबर क्षेत्र जो है कि आपके शिवालिक की तलहटी पर बनता है, गिरिपात पर बनता है। तो जहाँ से शिवालिक पर्वत श्रृंखलाएं उठनी शुरू होती हैं वही गिरिपात का क्षेत्र है। उसका निचला जो पर्वत का जड़ होता है, जहाँ से पर्वत बनना शुरू होता है, उठना शुरू होता है, तो वह गिरिपात कहलाता है। तो वो वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भाबर यहाँ पर कहलाता है। भाबर में नदी के द्वारा बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद जो नदी है वो मैदान के क्षेत्र में लगभग प्रवेश कर जाती है। तो इसीलिए नदी का जो बहाव होता है वो तीव्र से थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, जिसके कारण वो अपने साथ जो बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स को जो लेकर के आती है तो इसी भाबर क्षेत्र में यहाँ पर छोड़ देती है। और इसी भाबर क्षेत्र की एक और विशेषता है, इस भाबर क्षेत्र में बहुत बड़ी नदी, कितनी भी बड़ी नदी क्यों न हो, इस भाबर क्षेत्र में उसका जल जो है विलुप्त हो जाता है। यानी कि जो नदी के द्वारा बड़े बड़े कंकर पत्थर यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, उनके नीचे से जो है कि पानी यहाँ पर बहना शुरू होता है। नदी जो है धरातल पर नहीं दिखती है। नदी बाद में जो है कि आपके तराई क्षेत्र में दोबारा उद्गमित होती है, लेकिन भाबर क्षेत्र में पूरी की पूरी नदी लुप्त हो जाती है। ठीक है, लुप्त होने का कारण क्या है कि यहाँ पर नदी अपने साथ जब पहाड़ों से चट्टानों को काट करके बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डरों को बहा के लाती है, और फिर नदी को अचानक से यहाँ पर जो ढाल होती है वो कम हो जाती है, मैदान क्षेत्र में लगभग वो प्रवेश करती है। तो जिसके चलते नदी की जो गति होती है वो कम हो जाती है, और इन बड़ी बड़ी वस्तुओं को, इन बड़े बड़े पत्थरों को, बोल्डरों को, चट्टानों को यहीं पर छोड़ देती है। तो आगे उसके पास इतनी शक्ति नहीं रहती है कि वो आगे धकेल दे इन बड़े पत्थरों को। तो जिसके कारण जो बोल्डर्स, जो पत्थर यहाँ पर जमा किए जाते हैं, उसके नीचे से यहाँ पर नदी प्रवाहित होती है। तो समूची नदी यहाँ पर विलुप्त हो जाती है। कब? भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। हालांकि जो है कि ये आपके जब जो है कि वर्षात का समय होता है तो उस दौरान जो है कि ये आपका लगभग नदी इसमें प्रवाहित होती हुई दिखती है, क्योंकि उस दौरान पानी ज़्यादा होता है, जल ज़्यादा होता है, तो अपने साथ जो है कि और जो है कि कंकड़ पत्थरों को बहा के लाती है, तो नदी में बहुत ज़्यादा बहाव होता है। तो उस दौरान ये नदी यहाँ पर उद्गमित हो बहती हुई दिखती है, और अन्य समय में ये नदी जो है कि पूरे के पूरी तरह से इन पत्थरों के नीचे से बहती है, तराई क्षेत्र में दोबारा दिखती है। ठीक है, चलिए इसी क्रम पर आगे जो कथन यहाँ पर है, अगला जो कथन यहाँ पर है, कहा जा रहा है दलदली क्षेत्र का विस्तार भाबर के दक्षिण में 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के मध्य है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। जो आपका दलदली क्षेत्र है यानी कि जो तराई का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, तराई का क्षेत्र यही दलदली क्षेत्र कहलाता है। तराई का, यहीं पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इसी तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका विस्तार है वो भाबर के दक्षिण में है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं ये आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ये आपका भाबर का क्षेत्र है। यहाँ पर कंकड़ पत्थर आपको देखने को मिल रहे हैं, और इसके दक्षिण में यहाँ पर तराई का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नदी जो है कि वो यहाँ पर दोबारा से दिखती है। ठीक है, इस क्षेत्र में नदी दोबारा से यहाँ पर देखने लगती है, और इसका जो विस्तार है भाबर के दक्षिण में तराई का, दलदली क्षेत्र का, तो वह 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के मध्य है। ठीक है, 15 से लेकर के 30 किलोमीटर के मध्य का जो क्षेत्र है वो दलदली क्षेत्र है, जो तराई क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसी को तराई कहते हैं, और यहीं पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्योंकि दलदली क्षेत्र है तो पाताल तोड़ कुएं जाहिर सी बात होगी। धरातल पर नदी का जो जल अभी तक यहाँ पर भाबर में जो है कि धरातल पर नहीं दिख रहा था, अचानक से यहाँ पर जमीन के नीचे से आता है। तो ये पाताल तोड़ कुएं की प्रकृति है कि बहुत तेजी के साथ धरातल के नीचे से जो है कि जल धरातल पर आता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे कथन यहाँ पर क्या थे? सही थे। आज का अंतिम प्रश्न है 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इसके साथ ही पूरा का पूरा जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो सारी कवर कर ली जाएंगी हमारे द्वारा। और 10वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करना है आपको। ऑप्शन ए है, पहला कथन है, महान हिमालय के
उत्तर में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें पामीर की गांठ स्थित है। ट्रांस हिमालय में पामीर की गांठ स्थित है, ऐसा कहा जा रहा है। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य, ठीक है, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य के भाग को पंजाब हिमालय और सतलुज तथा काली नदी के मध्य में स्थित भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन तीसरा है, तीसरा कथन है, काली नदी तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित हिमालय को स्थित भाग को नेपाल हिमालय, जबकि तीस्ता नदी और दिहांग नदी, यहाँ पर ये दिहांग नदी यहाँ पर होगा, ठीक है, दिहांग यहाँ पर होगा, ठीक है, दिहांग यहाँ पर होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, दिहांग लिखना चाहिए था, यहाँ पर देहांग हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, दिहांग होगा, ठीक है, दिहांग नदी के मध्य स्थित भाग को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। चौथा कथन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र नदी से दक्षिण की तरफ एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है। 1, 2, 3 कथन सही है, बी वाला ऑप्शन है 1, 3, 4 सही है, सी वाला ऑप्शन है 2, 3, 4 सही है, या डी वाला उपरोक्त सभी सही है। तो आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। जो यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। पहले कथन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो कहा गया है महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित हैं, बिल्कुल सही है, जो कि पामीर की गांठ में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर मानचित्र में आप देखेंगे कि ये यहाँ पर क्या है, महान हिमालय है, ठीक है। महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख क्षेत्र, और जो कि पामीर की गांठ यहाँ पर स्थित है, तो बिल्कुल सही है, पामीर की गांठ यहाँ पर स्थित है ना, तो ये बिल्कुल क्या उत्तर यहाँ पर है, सही हो रहा है। तो पामीर की गांठ से जो है कि ट्रांस हिमालय फैला हुआ है, तो ये उत्तर यहाँ पर क्या होगा, सही होगा, पहला कथन, ठीक है। दूसरे कथन की यहाँ पर बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जो सिंधु और सतलुज नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, ठीक है, सिंधु और सतलुज नदी के मध्य का जो भाग है वह पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, और सतलुज नदी के साथ जो है कि जो काली हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, सतलुज और काली हिमालय के जो काली जो नदी का क्षेत्र है वह जो है कि आपका कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर ये सही हो रहे हैं, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर जो मानचित्र यहाँ पर है, तो इसमें यहाँ पर देखेंगे कि ठीक है, पंजाब हिमालय कहाँ पर है, ठीक है, ये यहाँ पर से जो है कि आपका सतलुज नदी, यहाँ पर से जो है कि सिंध नदी सतलुज नदी बहती है, ठीक है, यहाँ पर सतलुज नदी बहती है, तो इसका क्षेत्र का यहाँ पर सतलुज नदी बहती है, ये वाले क्षेत्र से, ठीक है, कहाँ पर से, यहाँ पर से सतलुज नदी बहती है, यहाँ पर से सिंध नदी बहती है, तो यहाँ पर ये पंजाब हिमालय का क्षेत्र आता है, यहाँ पर सतलुज नदी है, यहाँ पर ये काली नदी बहती है, तो इस यहाँ पर ये काली नदी इस तरह से बहती है, तो काली नदी के क्षेत्र का जो है कि ये कुमाऊं हिमालय के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काली नदी, यहाँ पर ये सतलुज नदी, ये कुमाऊं हिमालय क्षेत्र, और यहाँ पर ये पंजाब हिमालय क्षेत्र, ठीक है। चलिए अगला जो कथन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगला कथन कहा गया था कि काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो भाग है वो नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, जबकि तीस्ता नदी और दिहांग नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वह आपका असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पर कथन मानचित्र में देखें तो यहाँ पर हमने कहा था कि काली हिमालय, ठीक है, और काली नदी यहाँ पर बहती है, और इसके यहाँ पर कुमाऊं हिमालय था, तो काली नदी और जो है कि आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र का जो है कि क्या कहलाता है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर ये प्रवाहित होती है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी पर प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये पूरा नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है, नेपाल के क्षेत्र में, ठीक है। और असम हिमालय कहाँ से जाना जाता है, ये यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पर से दिबांग नदी बहती है, तो इसके मध्य का जो क्षेत्र है ये असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोई यहाँ पर दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इतनी चीज़ यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। जो चौथा कथन यहाँ पर है, कहा जा रहा था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र से दक्षिण की ओर यहाँ पर तीखा मोड़ बनाते हुए, हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र से दक्षिण की तरफ एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के
पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कथन भी सही होता है। देखिए यहाँ पर से नामचा बारवा से जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, जिसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है यहाँ पर, ठीक है, दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर से ब्रह्मपुत्र नदी से तीव्र मोड़ लेती हुई ये आप देख रहे होंगे मानचित्र में, जो नागा पटकई और मीजो की पहाड़ियाँ जो हैं ये पूरा इसी हिमालय का भाग है, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के भाग है। तो पूरब की तरफ भारत के पूर्वी सीमा से यह फैले हुए हैं। तो बिल्कुल ये कथन क्या होता है यहाँ पर सही होता है, ठीक है। यहाँ से दक्षिण की तरफ तीव्र मोड़ ले रहे हैं, ये आगे को विस्तार देखने को नहीं मिलता हमें, दक्षिण की तरफ म्यांमार की तरफ इसका विस्तार देखने को मिलता है हिमालय पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। मानचित्र में आप देख रहे होंगे स्पष्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला भाग, तो ये वाला कथन क्या है यहाँ पर सही है। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो आप देख रहे हैं कि पटकई की पहाड़ियाँ, ठीक है, अराकान योमा की पहाड़ियाँ यहीं पर हैं, और नागा की पहाड़ियाँ, मीजो की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी कहाँ पर हैं, मणिपुर की पहाड़ियाँ, ये सब जो है कि हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं, ये हिमालय का ही भाग मानी जाती हैं ये वाली पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। और ये अराकान योमा जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा म्यांमार होते हुए अंडमान निकोबार तक ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अंडमान निकोबार के क्षेत्र तक देखने को मिलता है अराकान योमा का जो पर्वत श्रृंखला है, जो कि म्यांमार में जिसका विस्तार हमें देखने को मिलता है हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में, ठीक है। इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई हैं आपको। उम्मीद है सारी चीज़ें बेहतर तरीके से आप समझे होंगे, और जितने भी प्रश्न यहाँ से बन सकते थे, जितनी भी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से भारत के प्राकृतिक विभाजन के तहत, तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है यहाँ पर जो कि छोटा हो, लगभग कोशिश रहती है सारी चीज़ें कवर करने की। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो छोटी हों, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जैसे जैसी नई नई चीज़ें मिलती जाएंगी, हम वीडियो के अगले अंक जैसे जैसे आते रहेंगे उन पर हम शामिल करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है वीडियो पसंद आने पर आप अपने साथियों से भी साझा करेंगे। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो, सुधार को लेकर के, या वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे वीडियो के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर पर बने रहें, और लॉकडाउन जो यहाँ पर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो दिशा निर्देश सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, तो उसका आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पालन करें, और आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी अपनी सामर्थ्यता के आधार पर उनका सहयोग करें, उनकी सहायता करें, और जो भी यहाँ पर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पालन अवश्य करें। अफवाहों पर ध्यान न दें, और इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द सारी चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। अपनी पढ़ाई पर आप लगातार कार्य करते रहें, पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, जब आप पढ़ाई करे रखेंगे, जब अभी से आप तैयारी करे रखेंगे, तो एग्ज़ाम के समय जो है कि आपके जो है कि कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, केवल चीज़ें आपको रिवीजन करनी पड़ेंगी, तो बेहतर परिणाम वहाँ पर आप अपने लिए ला सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं अपने लिए। तो इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।